नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी क्लासेज में। और आज हम आपके लिए लेके आए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे और आप उनको पढ़ने के बाद में जो आपका एग्जाम है उसको देने पर आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ हमने उस वीडियो के द्वारा हमने कुछ पढ़ा है। तो वो फैक्ट्स कैसे हैं? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ज्योग्राफी के मीनिंग्स पूछ लिए जाते हैं या ज्योग्राफी का कोई भी ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई मीनिंग पूछ लिया जाता है कि इसको क्या कहते हैं या इसका अभिप्राय क्या है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स की हम बात करने वाले हैं और उन फैक्ट्स को आप पूरे लास्ट तक देखिए जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे। और हम बात करते हैं जैसे नंबर 1 कि सारगेसो सागर या सारगेसम सागर क्या चीज है। हम देखते हैं सारगेसो सागर। सारगेसो सी, आपने नाम सुना होगा कि सारगेसो सागर, सारगेसो सागर। तो दोस्तों देखिए सारगेसो सागर है क्या चीज और सारगेसो सागर किसके लिए प्रसिद्ध है और सारगेसो सागर की लोकेशन क्या है। तो इतना आपको अगर आता है तो आपको क्वेश्चन के संबंध में कहीं डरने की जरूरत नहीं होगी कि हमें क्या पूछा गया है। तो सारगेसो सागर की बात करते हैं, सारगेसो सागर कहां पर है। तो पहले हम सबसे पहले बताना चाहेंगे सारगेसो सागर का संबंध किससे है, किस महासागर से। इसका संबंध है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर। हमने पहले भी पढ़ा इसे महासागर से। और ये क्या है, ये देखिए आपका, ये आपका यूएसए या उत्तरी अमेरिका की तरफ का हिस्सा है, ये आपका अफ्रीका। और इस लाइन की हम बात करें तो यहां पे तो आपकी कनारी की धारा, इधर आपकी गल्फ स्ट्रीम और यहाँ पे उत्तर विषुवत-रेखीय धारा। तो देखिए दोस्तों जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, इसी को हम क्या कहा, यहाँ पाई जाती है आपकी सारगेसो घास, जिसको हम सारगेसो सागर कहते हैं। तो सारगेसो क्या, पोर्चुगीज भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, सारगेसम घास के नाम से जानते हैं। और क्यों, क्योंकि इस सागर में जो सारगेसो सागर यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे सारगेसम घास पाई जाती है। तो इस अवांतर मंडल को या संक्रमण मंडल को ट्रांजिशन एरिया है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया एज ए गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा एवं उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा के द्वारा निर्मित एक प्रति चक्रवाती क्षेत्र, प्रति चक्रवातीय क्षेत्र जिसमें शांत एवं गतिहीन क्षेत्र की विशेषता देखने को मिलती है। और ये आपने पढ़ा हो प्रति चक्रवाती का मतलब होता है, एक होता है साइक्लोन, एक होता है एंटी साइक्लोन। तो प्रति चक्रवाती साइक्लोन तो आपके नॉर्थ में क्या होते हैं, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपके क्लॉकवाइज इस प्रकार से बना हुआ एरिया होता है क्लॉकवाइज। यानी प्रति चक्रवाती क्षेत्र में क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज इसका एरिया बनेगा क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो इसी एरिया को हमने क्या कहते हैं, इसी एरिया को हमने क्या कहते हैं, प्रति चक्रवाती क्षेत्र जिसमें शांत एवं गतिहीन क्षेत्र की विशेषता देखने को मिलती है। और यहीं पर एक सारगेसम प्रकार की एक घास पाई जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं, सारगेसो सागर कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है, ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहां पर, यूएसए के पास में गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम इधर आपके अफ्रीका का कनारी और उत्तर विषुवत-रेखीय धारा, यानी इन तीनों के द्वारा निर्मित होने वाला प्रति चक्रवाती क्षेत्र क्या कहलाता है, सारगेसो सागर कहलाता है। और इस सारगेसो सागर की विशेषता क्या है, देखिए यहाँ पे व्यापारिक
एवं पछुआ हवाएं, पछुआ हवाएं। तो देखिए ट्रेड विंड्स देन वेस्टर्न विंड्स, इन दोनों ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्न विंड्स, तो वेस्टर्न विंड्स और ट्रेड विंड्स इन दोनों के बीच में स्थित है आपका सार्गेसो सागर, वो इसकी एक बड़ी विशेषता है। हमने यहाँ कहा है संक्रमण मंडल या ट्रांजिशन एरिया। देन वेस्टर्न विंड्स एंड ट्रेड विंड्स के बीच का जो एरिया उसको हमने ये ट्रांजिशन मंडल के नाम से कहा, जिसको हमने कहा कि सार्गेसो सागर। और इसके यहाँ पर लवणता कितनी पाई जाती है, देखिए यहाँ लवणता पाई जाती है 37 प्रति 1000 ग्राम, ये इतनी लवणता पाई जाती है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं, इसके कई बार अभी सिविल में पूछा गया है और कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है और डायरेक्टेड किया जाता है कि सार्गेसो सागर या सार्गेसम सागर कहाँ पर है। आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर। स्थिति पूछा जाए तो आपकी कहां पर हो जाएगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में जो आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा फ्लो करती है और उसी के नीचे आपके उत्तरी विषुवत रेखीय धारा चलती है और उससे थोड़ा सा नीचे जाने पर अफ्रीका के पास गल्फ स्ट्रीम धारा चलती है। इन तीनों के द्वारा जो संक्रमण एरिया बना, इन तीनों के द्वारा जो एंटी साइक्लोन एरिया बना, उसको हमने क्या कह दिया, सार्गेसो सागर कह दिया। और सार्गेसो सागर में एक प्रकार की ग्रास जिसका नाम है सार्गेसम, वो पाई जाती है। इस कारण से कई बार क्वेश्चन में सार्गेसम सागर के नाम से पूछ दिया जाता है और कई बार सार्गेसो सागर के नाम से पूछ दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने बता दिया कि कहां पर, यह आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र था जहां पर व्यापारिक और पछुआ हवाएं चलती है। वहां पर कितनी लवणता पाई जाती है, 37 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है और टेम्परेचर के साथ साथ में वाटर वेपर्स यानी जल वाष्प भी अधिक पाई जाती है। इस कारण से यहाँ पे ज्यादा लवणता देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं करना है, आपको याद करना है ये फैक्ट के रूप में। यानी कि कई बार आरएस के एग्जाम में जो 20 वर्ड्स जो 15 या 20 वर्ड्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आप सीधे सटीक से इसका आंसर दे सकते हो। ऑब्जेक्ट टाइप में सीधा सा पूछा जाता है सार्गेसम सागर में कितनी लवणता पाई जाती है, 37 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। किस प्रकार यहाँ पे सर्किल बनता है, साइक्लोन बनता है या एंटी साइक्लोन टाइप में, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंटी साइक्लोन बनता है। यहाँ पे कौन सी दो विंड्स फ्लो करती है, एक करती है आपके ट्रेड विंड्स, एक करती है आपकी वेस्टर्न विंड्स। और आपके ये भी पूछा जाता है कि इसको शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब एंटी साइक्लोन जो स्थिति बनती है तो ये आसपास के एरिया से इसका संपर्क टूट जाता है और इसी एरिया में रोटेट होने के कारण ये बीच का एरिया एकदम वैक्यूम की तरह एकदम शांत क्षेत्र गतिहीन क्षेत्र की स्थिति में देखने को मिलता है। तो मैं मान के चलता हूँ इस क्वेश्चन को आप कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। देखिए अगला फैक्ट देखते हैं कि अगले बात करेंगे विक्टोरिया झील। अगला हम देखते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा है, सुना भी होगा, ये कहां पर है, इसकी क्या विशेषता है, आपको आनी चाहिए। देखिए दोस्तों विक्टोरिया लेक से आपको वैसे मालूम हो रहा है कि किस हम झील के बारे में बात कर रहे हैं और ये झील है। और ये झील कहां पर स्थित है, देखिए स्थिति इसकी कहां पर होगी। नंबर 2, और एक अच्छा फैक्ट से कई बार एग्जाम में पूछा गया कि यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। और इसके साथ साथ हम ये देखना चाहेंगे इसकी विशेषता क्या है, इसका निर्माण किससे हुआ, इसका निर्माण किस कारण से, कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखते हैं कि विक्टोरिया लेक की स्थिति कहां पर, ये आपके दक्षिण, ये आपके मध्य अफ्रीका में अफ्रीका, और मध्य अफ्रीका में कहां पर, युगांडा, कीनिया और तंजानिया। यानी इन तीनों के बीच में ये सीमा
बनाती है क्या, विक्टोरिया झील की स्थिति देखने को मिलती है। अक्षांश रेखा वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है इस विक्टोरिया झील के पास में से, तो बिल्कुल फैक्ट आपका क्या आ जाएगा, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहां से, इस विक्टोरिया झील से निकलती है। इसका निर्माण भ्रंश द्वारा, यानी भ्रंश होने के कारण इसका निर्माण हुआ। तो ये विक्टोरिया झील की अवस्थिति पूछा जाए तो मध्य अफ्रीका, जैसे हमने कहा, ये जो अफ्रीका है तो यहाँ पे इसकी स्थिति है, और इसी के पास में स्थिति क्या है आपकी इक्वेटर लाइन 0 डिग्री की, ये जो विषुवत रेखा है वो यहाँ से गुजर रही है इसकी झील के यहाँ से। और ये जो हमने कहा युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये तीनों क्या इस तरीके से यहाँ पे ही स्थित है आपको, युगांडा, केन्या, तंजानिया। तो आपको आना चाहिए कि विक्टोरिया लेक के बारे में निर्माण भ्रंश के द्वारा हुआ। कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है यहाँ से, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। और आपको पहले पिछली क्लास में हमने एक आपको बताया भी था कि एक कांगो रिवर हमने पढ़ी थी। कांगो रिवर कांगो रिवर से कौन सी रेखा गुजरती थी, कांगो रिवर से आपके विषुवत रेखा गुजरती थी। लेकिन क्या करती थी कांगो रिवर, विषुवत रेखा को 2 बार पास करती थी। तो ये ध्यान रखना कि कांगो की अगर बात की जाए, कांगो नदी ये भी क्या करती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और यहाँ पे हमने क्या बताया कि विषुवत रेखा के पास में से आपकी जो गुजरती है वो विक्टोरिया झील के पास में से होकर गुजरती है। और विक्टोरिया झील देखिए एरिया वाइज की बात करें तो एरिया वाइज की बात करें तो नंबर 3 पे आती है, और बड़ी की बात करें, बड़ी बिगेस्ट की बात करें तो नंबर 2 पे आती है। देखिए नंबर 1 पे है सुपीरियर झील, उसके बाद आपकी विक्टोरिया झील की बात करें। एरिया वाइज की बात करें तो एरिया में आपको पहला कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील, नंबर 2 सुपीरियर झील, और नंबर 3 आपके विक्टोरिया झील, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसकी एक विशेषता और है कि डार्विन ने इसे क्या कहा, डार्विन ने इसको कहा ड्रीम पॉन्ड, तो ड्रीम पॉन्ड किसने कहा, डार्विन ने किसको कहा, विक्टोरिया को। तो दोस्तों देखिए कि विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक अफ्रीका के मध्य भाग में जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो हम ये भी कह सकते हैं विषुवत रेखा यहां से गुजरती है। देन जैव विविधता संपन्न जैव विविधता यानी इकोसिस्टम या इको डायवर्सिटी यहाँ पे मैक्सिमम पाई जाती है इस झील के पास में। और आपको ये भी होना चाहिए कि ऐसी कौन सी झील है जो ट्रॉपिकल लेक के नाम से जानी जाती है, विषुवत झील के नाम से जानी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विक्टोरिया लेक। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल लेक भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं ट्रॉपिकल लेक, क्योंकि विषुवत रेखा के पास में से होकर गुजरी इस कारण से। तो दोस्तों वापस हम एक बार रिपीट करते हैं फैक्ट्स को। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि विक्टोरिया झील कहां पर है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, मध्य अफ्रीका में, अगर आपको डायरेक्शन दे रखा हो तो। यदि आपको देश पूछा जाए तो 3 देशों के बारे में बात करनी है आपके, यूकी तो आप ध्यान रखिए, यूकी तो यू ने क्या क्या किया, यूकी तो युगांडा, केन्या और तंजानिया, तीनों क्या ये दक्षिण, ये आपके मध्य अफ्रीका में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अक्षांश रेखा ऐसे गुजरती है, फैक्ट है बिल्कुल, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से पास होती है, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण भ्रंश के द्वारा निर्माण हुआ। एरिया वाइज की बात करें, कैस्पियन सागर, सुपीरियर सागर और विक्टोरिया नंबर 3 पे आती है। और बड़ी बात करें तो बड़ी के नाम पे हम देखें सुपीरियर झील के पश्चात विक्टोरिया दूसरे नंबर की बड़ी झील कहलाती है विश्व में। और जैव विविधता के पर्पस से यहाँ पर काफी समानता पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में यहाँ की जैव विविधता को संकट की स्थिति से देखा गया है, और इसको ट्रॉपिकल लेक के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन ने इसको ड्रीम पॉन्ड भी कहा। तो ये आपको विक्टोरिया झील के बारे में
इतने सारे कंटेंट, इतने सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको एक साथ मिला है तो कभी एग्जाम में आएगा तो मेरे ख्याल से आप सही करोगे। अगला हम देखते हैं इसमें इक्यूमीन एंड नॉन इक्यूमीन क्या होता है। दोस्तों अगले जो फैक्ट की बात हम करने वाले वो है इक्यूमीन देन नॉन इक्यूमीन। वास्य देन अवास्य क्षेत्र किसे कहते हो। कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित यानी वर्ड में कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पर आपके वास्य योग्य एरिया है और जहां पर अवास्य एरिया नहीं है, तो उनके आधार पर ऑप्शन में दिया जाता है कि निम्नलिखित में से वास्य योग्य क्षेत्र है या अवास्य क्षेत्र है। तो आपको क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट टाइप पढ़ के आपको सही करना है। और इसके लिए मैंने बार बार कहा है कि अगर आप एटलस पढ़ते हो, एटलस को आप टैली करते हो, देन आपकी चीजें बहुत सरल हो जाती है और ज्योग्राफी में कई चीजें बहुत सरल हो जाती है एटलस से अगर हम स्टडी करते हैं। अपने जो भी आपसे कई बार प्लेस या लोकेशन आपको बताई जाती है या पूछी जाती है तो आप एटलस से जरूर देखिए उसे। तो हम बात करें इक्यूमीन देन नॉन इक्यूमीन। इक्यूमीन एंड नॉन इक्यूमीन, नॉन इक्यूमीन, इक्यूमीन। तो देखिए इक्यूमीन और नॉन इक्यूमीन दोनों की टर्म्स, दोनों का मीनिंग अलग है। इक्यूमीन तो क्या हो गया, वास्य क्षेत्र, वास्य क्षेत्र। नॉन इक्यूमीन वास्य क्षेत्र हो गया। अब देखिए वास्य क्षेत्र हैबिटेड एरिया देन नॉन हैबिटेड एरिया, यानी जहां पर लोग रहते हैं, जहां पे जनसंख्या पाई जाती है, उस एरिया को हमने क्या कहा, उस एरिया को हमने वास्य क्षेत्र कहा। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड की बात करें, जैसे वास्य क्षेत्र में चाइना आ गया, चाइना आ गया, इंडिया आ गया या बांग्लादेश आ गया, यानी किसी भी देश की बात करें, या यूरोप की जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है या उत्तरी अमेरिका के जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, वो सब किसमें काउंट होंगे, वो सब आपके इक्यूमीन एरिया में ही काउंट होंगे। और नॉन इक्यूमीन आवासीय क्षेत्र में जैसे आपके हॉट डेजर्ट है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया आपके, या आपके टुंड्रा क्षेत्र आ गए, टुंड्रा क्षेत्र आ गए, या आपके इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवत रेखीय क्षेत्र आ गए, विषुवत रेखीय क्षेत्र आ गए। यानी कि हमने इसको आवासीय क्यों कहा, हमने आवासीय कहने का कारण क्या था कि जलवायु की क्या पाई जाती है यहाँ पे, जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल या सघन वन, या सघन वन, या अधिक तापमान, या अधिक तापमान, तापमान बहुत अधिक हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, दोनों की हम बात कर रहे हैं। अधिक होगा तो डेजर्ट होगा और कम होगा तो टैगा और टुंड्रा, टुंड्रा क्षेत्र होंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, कोल्ड एरिया होता है, जो हम आर्कटिक सर्किल से अपर की बात कर रहे हैं, वो एरिया होते हैं, या डेजर्ट वाले एरिया होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके नॉन इक्यूमीन एरिया में काउंट होते हैं। और हमने बताया कि नॉन इक्यूमीन को बताने के लिए हमने क्या कहा, क्लाइमेट की जो कंडीशन होती है वहां पे बहुत प्रतिकूल होती है, यानी वहां पे रहने योग्य स्थिति नहीं होती है, वहां पे मानव जीवन आसानी से अपना जीवन नहीं यापन कर सकता। वहां पे सघन वन पाए जाते हैं, वृक्ष बहुत सघन पाए जाते हैं, वहां आसानी से नहीं जा सकते। जैसे हमने कहा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, सघन वहां पे सघन वन देखने को मिलते हैं। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के पर्पज से तो ये क्षेत्र अच्छे हैं, पारिस्थितिक तंत्र के पर्पज से विषुवत रेखीय क्षेत्र काफी अच्छे, लेकिन मानव के रहने योग्य स्थिति नहीं है। इस कारण से टुंड्रा के बारे में हमने कहा ठंडा कोल्ड रीजन। अब ठंडे क्षेत्र में तापमान इतना कम हो जाता है कि वहां पर मानव जीवन यापन नहीं कर सकता, तो मानव के लिए क्या क्लाइमेट क्या होगी, प्रतिकूल होगी। और हमें आपको ये भी पता है कि कहीं भी किसी भी रीजन में रहने के लिए सबसे पहले मानव के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है क्लाइमेट। और क्लाइमेट के आधार पर ही वो अपने जीने के लिए या अपने आवास की स्थिति या आवास व्यवस्था को करता है। अगला हमने देखा हॉट डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, गर्म मरुस्थल होते हैं, तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर भी नहीं रह सकते। लेकिन कहने का मतलब ये कि नॉन इक्यूमीन एरिया में जनसंख्या की सघनता न के बराबर होती है, बहुत विरल होती है, बहुत जनशून्य के करीब होती है, और मुख्यतः खनिज
जैसी कोई स्थिति या पशुपालन जैसी स्थिति इन क्षेत्रों में देखने को बहुत रेयर केस में मिलती है। इस कारण से यहाँ पे सघनता कम होने के कारण जनसंख्या की, इसको हमने क्या कह दिया, अवासीय क्षेत्र, नॉन इक्विमिन एरिया कह दिया। तो दोस्तों आपको इसको क्लियर करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि नॉन इक्विमिन एरिया वर्ड में कहाँ पाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो अगला हमने बताया था कि वास्य क्षेत्र यानी जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, जहाँ पर अधिक जनसंख्या वाले एरिया जो कहलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वास्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमने कहा एशिया के दिया, एशिया महाद्वीप, या हमने यूरोप के दिया, यूरोप। अब एशिया में भी अगर हम देखें तो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वहां पे क्या पॉपुलेशन कंसंट्रेशन डेंसिटी एरिया ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार से यूरोप में देखें तो 55 डिग्री के आसपास मिनरल्स पैक्ड होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज्यादा पाया जाता है। देन ये सब क्या हुए, ये सब आपके वास्य क्षेत्र हुए, यानी जहां पर भी जनसंख्या वाले जो देश है या जहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है और वहां की जलवायु क्या होगी, अनुकूल होगी, जलवायु अनुकूल अनुकूल होगी, यानी रहने योग्य स्थिति, रहने योग्य स्थिति, अनुकूल जलवायु, तो इक्विमिन एरिया के एरिया। देन दोनों में आपको डिफर करना है, डिफरेंट करना आपको आना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट है, केवल पूछा जाता है इक्विमिन नॉन इक्विमिन एरिया क्या कहलाता है। तो इक्विमिन के बारे में तो एरिस्टोटल ने भी सबसे पहले बताया कि इक्विमिन एरिया क्या होता है और उन्होंने इस वर्ड को उन्होंने यूज भी किया था। और नेक्स्ट हम देखते हैं आपके हॉट स्पॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट या कॉन्सेप्ट यानी गर्भ स्तर संकल्पना, गर्भ स्तर संकल्पना। देखिए दोस्तों ज्योग्राफी के व्यू में हम देखें हॉट स्पॉट एक कॉन्सेप्ट भी है। और वर्तमान में आप कोरोना जो वायरस चल रहा है, कोरोना का जो हम देखते हैं कि लॉकडाउन किया गया है, तो वहां पर भी क्या, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों में ये संक्रमण फैली बीमारी, तो उन एरियो को हमने क्या कह दिया, उन एरियो को भी तो हमने हॉट स्पॉट ही कहा, हॉट स्पॉट भी कहा है। यानी हॉट स्पॉट को समझने का तरीका ये कि अति संवेदनशील एरिया, अति संवेदनशील एरिया भी हॉट स्पॉट कहेंगे, या डेंजर जोन की बात करें उसको भी हम क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट कहेंगे। देन ये क्या कहलाता है, ये एज ए सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव रीजन या सेंसिटिव पॉइंट को ये क्या करते हैं, डिनोट करता है, उनको बताता है, उनके लिए हमने हॉट स्पॉट यूज किया, यानी गर्म स्थल यूज किया, यानी अति संवेदनशील क्षेत्र भी कह सकते हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र भी कहा जाता है। और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो गर्म स्थल की संकल्पना ये किसने दी थी, आपके वुडरो विल्सन और मॉर्गन ने, इन्होंने इस संकल्पना को प्रतिपादित किया था। हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट का संबंध किससे था, ज्वालामुखी क्षेत्रों से, क्षेत्र। अभी होता क्या देखिए दोस्तों, जो आपका कोर होता है जिसको हम तंत्र का आपका मेंटल होता है, मेंटल होता है आपका, मेंटल होता है ऊपर आपका, मेंटल के बाद का क्रस्ट होता है, क्रस्ट होता है। तो आपका जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, तो इस एरिया से आपका मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है लावा के रूप में। तो ये जो एरिया होता है ये वाले जहां पर है, तो वो क्या होते हैं, वो हॉट स्पॉट कहलाते हैं, आपके हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। और ये जो हॉट स्पॉट क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, भूकंप रहित ज्वालामुखी कटक की श्रृंखला यानी किसको बता रहा है, हॉटस्पॉट या हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भूकंप रहित ज्वालामुखी कटक की श्रृंखला का जो एरिया होता है, श्रृंखला का जो क्षेत्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट
कहते हैं या हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट कहते हैं या गर्म स्थल की संकल्पना कहते हैं। और एग्जांपल के थ्रू हम समझिए हॉट स्पॉट की कहां पे, ये एग्जांपल की हम बात करें, जो आपका हवाई द्वीप से लेकर कमचटका प्रायद्वीप तक ये आपका फैलाव देखने को मिलता है। उसी को हमने क्या कहा, उसको हमने ज्वालामुखी कटक कहा। एक अपवाद के रूप में केवल हवाई द्वीप के आसपास केवल थोड़े केवल भूकंप आते हैं, बाकी सारा जो एरिया, सारी जो रेंज है वो भूकंप रहित होती है, ज्वालामुखी कटकों की श्रृंखला होती है। और उसी को हमने क्या कह दिया, हॉट स्पॉट कह दिया, या हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट के द्वारा हमने इसको बताने की कोशिश की। यानी ज्वालामुखी उद्गार होने वाले जो भी एरिया कहलाएंगे वहां पे हॉट स्पॉट बनेंगे, और हॉट स्पॉट बनेंगे उन्हीं को हमने क्या कह दिया, अति संवेदनशील क्षेत्र कह दिया। ये संकल्पना किसने दी थी, ये संकल्पना आपके टूजो विल्सन और मार्विन ने दी थी। और मुख्यतः इसका संबंध किससे, ज्वालामुखी क्षेत्रों से इसका संबंध कई बार ऑप्शन में दिया जाता है कि हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, या आपके अर्थक्वेक्स भूकंप, या आपके वोल्केनो ज्वालामुखी, या कॉन्टिनेंट महाद्वीप कॉन्टिनेंट थ्योरी या महाद्वीपीय थ्योरी। तो दोनों को, चारों को ऑप्शन को देखते हुए आपको क्या बताया, टूजो विल्सन ने क्या दिया, वोल्केनिक इरप्शन रीजन्स। वोल्केनिक इरप्शन रीजन्स के थोड़ा सा नीचे का जो एरिया होता है जहां से लावा एकदम इरप्शन होता है, उस एरिया के पास में आपके गर्म क्या हॉट स्पॉट बनते हैं। और वो क्या करते हैं, वो मैग्मा को लावा के रूप में बाहर लाते हैं, और जो स्पॉट होता है, विस्फोट होता है, वही आपका कहां, वहां पे थोड़ा स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर के पास में हॉट स्पॉट का ओरिजिन होता है। तो दोस्तों आपको ये सवाल गलत नहीं करना है, और ये आपको ये भी समझ लेना है कि अति संवेदनशील क्षेत्र, तो कई बार इनके लिए हॉट स्पॉट जनरल हम यू में यूज करते हैं, देन उसका कॉन्सेप्ट इसी तरीके से समझना है। और यही हॉट स्पॉट आपके होते हैं, और हॉट स्पॉट को हम कई जगह पर यूज कर लेते हैं जिनका डिफरेंट थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इकोटोन। देखिए दोस्तों, अगला है आपके लिए नया फैक्ट, और कई बार पूछा है इकोटोन। इकोटोन या इकोटोन, ये क्या क्या रहता है, देखिए ये ए और ये आपका बी, और ये आपका जो एरिया है इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने इकोटोन कह दिया। एज ए बफर जोन भी है, इकोटोन भी, यानी एक समुदाय, ये समुदाय और दूसरा समुदाय, और मुख्यतः किसके लिए यूज किया जाता है समुदाय, बायोम। बायोम क्या है, पादप प्लस प्राणी का सम्मिलित समुदाय कहलाता है, जिसको हम बायोम कहते हैं। और जैसे आपने पढ़ा होगा, टुंड्रा बायोम पढ़ा होगा, टेगा बायोम पढ़ा होगा, आपने सवर्ण बायोम पढ़ा होगा, आपने ये भूमध्य रेखीय बायोम पढ़ा होगा। देन इनके बीच में जो संक्रमण एरिया, जो ट्रांजिशन एरिया कहलाता है, उसको हमने क्या किया, इकोटोन कह रहे हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, दो समुदायों के मध्य में स्थित या दो समुदायों के मध्य वाला जो भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो दोस्तों इकोटोन आपको बिल्कुल आपको याद रखना, और सिंपल वर्ड में पूछ रहा था इकोटोन का संबंध किससे है, तो दो समुदायों के बीच का जो एरिया होता है एज ए ट्रांजिशन जोन, जिसको हम संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं, उसको हम इकोटोन कहते हैं। यानी मुख्यतः बायोम यानी कि समुदाय, कौन से समुदाय, पादप प्राणी, जैसे हमने कहा सामान्य बायोम कह दिया या विषुवत रेखीय बायोम कह दिया, इनके मध्य का क्षेत्र हो गया। यानी कोई भी बायोम हो सकता है, लेकिन दो बायोम के मध्य का स्तर, उसको हम क्या कहेंगे, इकोटोन कहेंगे। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट आपके लिए अच्छे फैक्ट्स हम लाएंगे। धन्यवाद।